नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज पढ़ रहे हैं हम नंबर वन पॉलिटी। और पॉलिटी में हमारा चल रहा था सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अच्छा साहब, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम पढ़ चुके हैं अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, यानी वो प्रोविजन जो कि संविधान ने खुद ने बताए हैं और जिनके हिसाब से सेंट्रल स्टेट के बीच में अलग अलग रिलेशन हमने देखे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो संविधान ने नहीं बनाई, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने आपस में मिलकर ही कुछ ऐसे कमीशन बना लिए, कुछ ऐसे आयोग बना लिए, कुछ ऐसी मीटिंग्स उन्होंने स्थापित कर ली कि भाई ये मीटिंग हम करेंगे, बातचीत करेंगे ताकि तुम्हारे हमारे रिलेशन अच्छे रहे। तो रिलेशन में अच्छा रहने के लिए सबसे पहली बात है कि बातचीत रहनी चाहिए चालू। और दूसरी बात, सबको बातचीत करनी चाहिए इज्जत से, है ना। सामने वाला इज्जत से बात नहीं कर रहा है या फिर आप उससे इज्जत से बात नहीं कर रहे हो या फिर गाली वाली निकालने लग गए तो फिर रिलेशन अच्छे थोड़े रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो इसीलिए क्या किया गया, इसलिए किया गया कि अलग अलग मीटिंग बैठाई जाए, अलग अलग जो है आयोग बनाए जाए जिनमें सेंटर के और स्टेट के लोग आके बैठे, बातचीत करें और बातचीत से सारी चीज़ों का हल निकलता रहे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हुआ कि भाई वो चीज़ें, वो आयोग, वो मीटिंगें जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में लिखा नहीं गया है, बल्कि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको बनाया है। तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो आती है, एक नाम सुना होगा आपने, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग कुछ नहीं है भाई साहब। नीति आयोग यही है कि इसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं चेयरमैन बन के, और जो है स्टेट वाले लोग भी बैठते हैं और बैठ के सारे देश के लिए पॉलिसी बनाते हैं कि देश का विकास कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बैठ के सोचते हैं, विचार करते हैं। तो क्या होता है, एक साथ बैठ के बातचीत भी कर लेते हैं ना कोई, तो उससे उनका बीच का मसला सारा सोल्व होता रहता है और कोई भी बीच में गड़बड़ नहीं होती, कोई भी मनमुटाव टकराव नहीं होता। तो उसी तरीके से देखो क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू अबव मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस देयर आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। These include a number of advisory bodies and conferences held at central level। तो बहुत सारी ऐसी एडवाइजरी बॉडीज है, कॉन्फ्रेंसेज है। एडवाइजरी बॉडी का मतलब ये होता है ऐसा कोई बॉडी, ऐसी कोई संगठन जो आके विचार विमर्श करके, चर्चा करके सिर्फ एडवाइस दे सकता है, उसके ऑर्डर नहीं दे सकता। वो उसके ऑर्डर नहीं चलेंगे, वो सिर्फ एडवाइस देता है कि भाई ऐसे ऐसे काम करना चाहो तो कर लो, ये हमारी एडवाइस है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बॉडी बनी हुई है जहाँ पे सेंटर से भी लोग आते हैं, स्टेट से भी लोग आते हैं, चाय पानी समोसे पीते हैं, खाते हैं और फिर बातचीत करते हैं और फिर एडवाइसेज निकालते हैं अपनी बातचीत कर करके। अच्छा, तो वैसा ही एक नीति आयोग है हमारा। ठीक है, और उसके अलावा देखो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एग्जाम्पल्स है ना। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना भाई साहब, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हो गई, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिवाइसेज है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में नहीं लिखा हुआ है लेकिन बाद में ये बनाई गई थी ताकि सेंटर के और स्टेट के रिलेशन अच्छे चलते रहे। अच्छा, तो पढ़ लेना इनको, नाम देख लेना इनका। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ओके, और उसके अलावा जो है मेन इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज, यानी कि ऐसी कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस समझते हो ना किसको बोलते हैं, कि बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, फिर बातचीत करते हैं किसी मुद्दे पे, विचार विमर्श करते हैं, तो उसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो ऐसी कई कॉन्फ्रेंस भी है जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है भारत में, जिनसे कि सेंटर के, स्टेट के रिलेशन और स्टेटों के आपस के रिलेशन अच्छे रहे। तो उनमें से एक है गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस। यानी इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे गवर्नर, सारे स्टेट के गवर्नर आते हैं और उनकी कॉन्फ्रेंस होती है। इसको कौन कौन प्रेसाइड करता है, तो भाई सब गवर्नरों में सबसे बड़ा कौन होता है? गवर्नर में तो सारे गवर्नर एक जैसे होते हैं, गवर्नर गवर्नर एक बराबर, किसी भी स्टेट का गवर्नर हो वो सेम ही माना जाएगा। तो उनमें दादाजी कौन होगा? दादाजी होंगे प्रेसिडेंट साहब। तो इस पे कौन चेयरमैन बनते हैं गवर्नर की कॉन्फ्रेंस के? प्रेसिडेंट साहब। चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस भी होती है, यानी सारे के सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाएगा, एक जगह बिठाया जाएगा, चाय पानी समोसे खिलाए जाएंगे। और उनमें कौन करेगा? चेयरमैन कौन बनेगा? अब बताओ, सारे चीफ मिनिस्टर तो एक जैसे है ना, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर अपने आप को टॉप समझते हैं, तो भाई उनमें से तो कोई को चेयरमैन बना नहीं सकते। तो फिर वहां पे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसाइड करते हैं, चेयरमैन बनते हैं उस कॉन्फ्रेंस के। चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस भी होती है। चीफ सेक्रेटरी क्या होता है? चीफ मिनिस्टर तो होता है पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि राजनीतिक हेड का मतलब हो गया मुखिया। राजनीतिक मुखिया कौन होता है? किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर। लेकिन प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। ये सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है उस स्टेट का। तो सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं, उनको भी चाय पानी समोसे बुलाते हैं और खिलाते हैं। उसको प्रेजाइड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। देखो स्टेट लेवल पे तो है ना, स्टेट लेवल पे कोई भी आईएएस बनता है ना, तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे सबसे बड़ी आईएएस की पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी की जो बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसके प्रेसिडेंट कौन बनता है? कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। और वो बातचीत करते हैं कि भाई तुम्हारे स्टेट में क्या चल रहा है, हमारे स्टेट में तो फॉग चल रहा है, तुम्हारे क्या चल रहा है? बोले हमारे भी फॉग ही चल रहा है। अच्छा, द चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस का मतलब
कि सारे के सारे स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजों को बुलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और वो सब आके बैठेंगे। तो इनकी कौन करेगा भाई? स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सारे बैठे हैं, तो उनके ऊपर अध्यक्ष कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, है ना। अच्छा, द कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर। वाइस चांसलर क्या होते हैं कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज होती है, यूनिवर्सिटीज उनके वाइस चांसलर होते हैं, उनको आके उनको बिठाया जाता है, उनकी भी कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। होम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होती है, लॉ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होती है। इस तरीके से बहुत सारी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग की जाती है ताकि सेंटर के स्टेट के रिलेशन अच्छे रहे और सबको बातचीत करने का मौका मिलता रहे, समोसे खाने का मौका मिलता रहे, चाय पीने का मौका मिलता रहे, ताकि वो लड़ाई वड़ाई ना करे। अच्छा, तो ये हो गए हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आज पूरे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फाइनेंशियल रिलेशन मतलब पैसा, मित्रों पैसा, मेरा प्यारा भैया बहना, पैसा जो है वो सबसे जरूरी है। अच्छा, हाँ, आर्टिकल याद रखो तो रख लेना, आर्टिकल 268 से 293, आर्टिकल 268 से 293, कौन से पार्ट में? पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन में क्या आएगा, एक बात सोच के बताओ मुझे। फाइनेंशियल रिलेशन में क्या आएगा? अब कोई सेंटर और स्टेट वाले कोई नौकरी तो करते नहीं, आपके मेरी तरह कोई सरकारी नौकरी की तैयारी तो वो कर नहीं रहे, तो उनके पास फाइनेंस कहाँ से आएगा? उनके पास फाइनेंस आएगा टैक्स से। तो मेनली इसमें किसकी बात की जाएगी? टैक्स की बात की जाएगी। और भी थोड़े बहुत फाइनेंस के सोर्सेज है सरकार के, उनके बारे में बात की जाएगी कि भाई कैसे उनको बांटा गया है, कौन किस पे टैक्स लगा सकता है, कौन किस पे टैक्स नहीं लगा सकता, ये सारी माथाफोड़ी इसमें की गई है। अच्छा, बिसाइड्स दीज देयर आर अदर प्रोविजन डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट, देयर दीज टुगेदर कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग हेड। तो लिखा हुआ है अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर। मैंने बोला ना टैक्स की बात करेगा, तो इसने बात कर दी। ये बोल रहा है कि टैक्सिंग पावर यानी अलग अलग चीजों पे टैक्स लगाने की पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में किस प्रकार से बांटा गया है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो लिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द टैक्सिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन फॉलोइंग वे। तो भाई ये जो डिवाइडेशन है ना टैक्सिंग पावर का, ये खुद स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान ने किया है। ये किसी ने वैसे नहीं बोला कि अरे ये तेरा ये मेरा, आधा तेरा आधा मेरा, एक तेरा एक मेरा, अक्षय कुमार ने जैसे किया था वैसे नहीं हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वयं ने किया है। किस प्रकार से किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन यूनियन लिस्ट विच आर 13 इन नंबर। तो इसने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन पे टैक्स लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास ही होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होगी। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स कौन लगाता है? इनकम टैक्स केवल और केवल कौन लगा सकता है? पार्लियामेंट ही लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। उसी तरीके से पार्लियामेंट को बाकी और 13 सब्जेक्ट ऐसे, 13 ऐसे चीजें हैं, 13 ऐसे टॉपिक है, 13 ऐसे टॉपिक है, देयर आर 13 सच टॉपिक्स ऑन विच पार्लियामेंट हैज बीन प्रोवाइडेड द एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्सेस। ओके, यस। उसके बाद में बात करते हैं हम कि भाई पार्लियामेंट को अगर एक्सक्लूसिव पावर दी गई है तो स्टेट को भी कुछ ना कुछ तो दी गई होगी, थोड़ी कम दी होगी पार्लियामेंट से, लेकिन दी हुई तो होगी ना। हाँ भाई, दी भी तो होनी चाहिए। हमको भी ऐसा ही लगता है, तुमको भी ऐसा ही लगता है क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो चलो नीचे पढ़ते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। तो भाई बोल रहे हैं कि यूनियन लिस्ट में जो जो है चीजें, उनके ऊपर तो यूनियन गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर है टैक्स लेने की, और स्टेट लेजिस्लेचर को एक्सक्लूसिव पावर है कि स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उनके ऊपर टैक्स लेने की। स्टेट लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है, मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की अब कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये हम पहले ही बहुत बार देख चुके हैं। अच्छा जी, 18 ऐसी चीजें हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। जैसे एग्रीकल्चर जो होता है ना, कृषि, कृषि पे अगर कोई टैक्स कभी ले सकता है तो वो कौन ले सकता है? वो स्टेट गवर्नमेंट ही ले सकती है। आदमियों के पीने की दारू यानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में कौन टैक्स ले सकता है? केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लोग दारू पी के दारू पी के दारू पी के दारू पी के टुल हुए रहते हैं, उनके पास टैक्स कौन ले सकता है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही ले सकती है दारू पे टैक्स। अच्छा, कौन सी दारू? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखो ध्यान देना छोटी छोटी बातों का। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब होता है वह दारू जिसको आदमी पीते हो, जो आदमियों के लिए बनी हो। लेकिन लिकर जो अल्कोहल होता है वो ना सिर्फ पीने के लिए बनाया जाता है, बल्कि वो कई और चीजों के लिए भी बनाया जाता है। जैसे आपका जो रूम फ्रेशनर होता है, जैसे आपका डिओड्रेंट जो होता है, जैसे कई साफ सफाई करने के केमिकल होते हैं, उनमें भी अल्कोहल काम में लिया जाता है। अगर वो आदमियों के पीने के अलावा किसी और काम में लिया जाएगा तो फिर उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी। स्टेट गवर्नमेंट को ओनली पावर गिवन इज ऑन द आइटम ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस चीज को भैया हमारे ध्यान रखना तुम, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। ओके, दारू के तो बहुत गाने सुनते हैं आजकल। हाँ, सुनते तो हो। देर आर नो टैक्स एंट्रीज इन द कॉन्करेंट लिस्ट
In other words, the concurrent jurisdiction is not available with respect to tax legislation, but 101 Amendment Act of 2016 has made exception by making a special provision with respect to the goods and services tax. This amendment has conferred concurrent power upon the parliament and the state legislature to make laws governing goods and service taxes. तो ये बोल रहा है कि साहब जब तक 101वां संविधान संशोधन यानी जीएसटी के लिए संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आया था, तब तक कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स की पावर नहीं थी। कॉन्करेंट लिस्ट में हमने देखा था कि कॉन्करेंट लिस्ट में लेजिस्लेटिव पावर तो है, यानी कानून बनाने की पावर तो कॉन्करेंट लिस्ट में दी गई है, लेकिन टैक्स लगाने की कोई भी पावर कॉन्करेंट लिस्ट में पहले नहीं दी गई थी। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या? वह लिस्ट जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में पहले कोई भी टैक्स की पावर नहीं थी। लेकिन उसके बाद आया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, और उसने डाला भाई पहली बार कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स लगाने का पावर, यानी जीएसटी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है, और उस पे ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और टैक्स वैक्स लगाना चाहे तो लगा सकती है। अच्छा जी, the residuary power of taxation, that is the power to impose taxes not enumerated in any of the three lists, is vested in the parliament. Under this provision, the parliament has imposed gift tax, wealth tax and expenditure tax. तो मतलब ये बताया गया कि भाई जिसने बताया ना अभी कि स्टेट लिस्ट में तो 18 आइटम लिखे हुए हैं और सेंट्रल लिस्ट में 13 आइटम लिखे हुए हैं, तो उनके अलावा कोई ऐसा आइटम है जो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो उस आइटम पे टैक्स कौन लगाएगा? उस पे लगाएगी केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट। और ऐसे कुछ आइटम क्या क्या थे, जैसे कि गिफ्ट टैक्स था और वेल्थ टैक्स था और एक्सपेंडिचर टैक्स, इस टाइप के जो टैक्स है। वेल्थ टैक्स अब हट चुका है, वेल्थ टैक्स पहले हुआ करता था, आजकल नहीं होता है भारत में। एक्सपेंडिचर टैक्स जो है वो भी लगा सकती है पार्लियामेंट, और गिफ्ट टैक्स भी लगा सकती है। गिफ्ट टैक्स आजकल लगता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये टैक्सेबल होता है। अच्छा जी, तो ये भाई ये टैक्स की बात हुई। तो क्या बताया गया कि स्टेट लिस्ट के जो मुद्दे लिखे हुए हैं उस पर टैक्स कौन लगा सकती है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। इतनी मेन चीज याद रखनी है। यूनियन लिस्ट में जो चीजें लिखी हुई है उस पर टैक्स कौन लगा सकती है? यूनियन गवर्नमेंट लगा सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में पहले टैक्स की कोई चीज नहीं लिखी हुई थी, लेकिन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आने के बाद में जीएसटी को कॉन्करेंट लिस्ट में लिख दिया गया, तो अब उस पर सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स लगा सकते हैं। उसके अलावा वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, इस टाइप के जो टैक्स है जो कहीं पे भी नहीं लिखे हुए थे, तो ये रेजिडुअरी पावर टू टैक्स लेवी टैक्सेस में आ जाती है। और रेजिडुअरी पावर जो है, अवशिष्ट शक्तियां जो है कर लगाने की, वो किसके पास है? वो है पार्लियामेंट के पास मित्रों, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो किसी और स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलती है। ये कुछ आर्टिकल है जिनको रटना तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है। रटोगे तुम, क्योंकि रटोगे तभी तो याद रहेगा। अच्छा जी, the Constitution also draws a distinction between the power to levy and collect taxes and the power to appropriate the proceeds of the taxes so levied and collected. तो क्या बोलता है ये ऐसे बोल रहा है कि भाई टैक्स कलेक्ट करना तो एक बात है मित्रों, टैक्स कलेक्ट करना तो एक बात है। अच्छा, तो फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है टैक्स कलेक्ट किए हुए टैक्स को बांटना। अरे भाई समझो, ये है जनता, ये है भारत की भोली भोली जनता जो कि मेहनत करके पैसा कमाती है। क्या कमाती है? पैसा। और फिर सरकार इनके पास टैक्स लेती है, टैक्स दे दो, टैक्स टैक्स टैक्स, और टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। ये टैक्स हो गया। अब भाई टैक्स आ गया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया यहाँ पे। अब ये पैसा इकट्ठा तो हो गया, ये तो हो गई एक बात, लेकिन अब इस टैक्स को कहाँ कहाँ काम में लेंगे, कहाँ कहाँ काम में लेंगे, किस किस को देंगे ये पैसा, वो हो जाती है दूसरी बात। तो ये संविधान हमारा यही बोल रहा है कि भाई टैक्स लेना अलग बात है और टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों को एक मत समझ लेना, ऐसा बोल रहा है। ठीक है। For example, the income tax is levied and collected by the center, but its proceeds are distributed between the center and the state. ये बात समझो भैया, क्या बोल रहा है कि भाई टैक्स कलेक्ट करना तो अलग चीज है। हमने बताया कि यूनियन लिस्ट में अगर कोई आइटम होगा, संघ सूची में अगर कोई मद होगी, तो उस पे टैक्स कौन लगा सकता है? उस पे टैक्स लगा सकती है सिर्फ पार्लियामेंट। तो टैक्स लगाना तो ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन जो वो टैक्स लगा के इनकम टैक्स इकट्ठा करती है पार्लियामेंट, वो ना सिर्फ पार्लियामेंट रखती है बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी देती है, यानी कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को भी दिया जाता है। तो यानी राज्य सरकारों को इनकम टैक्स कलेक्ट करने का तो पावर नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कलेक्ट हुआ पैसा पूरा, उसमें से उनका भी हिस्सा बनता है भैया, उनको भी देना पड़ता है। मोदी जी सारा खुद नहीं रख सकते। अच्छा जी, हाँ भैया। Further, the Constitution has placed the following restriction on the taxing power of the state. और Constitution ने जो है कुछ ऐसे restriction लगा दिए हैं टैक्सिंग पावर, स्टेट की टैक्सिंग पावर पे। देखो Constitution का एक ही काम है, वो है restriction लगाना। किस पे? स्टेट्स पे। तो क्या restriction लगाए हैं?
ए स्टेट लेजिस्लेचर, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है मित्रों प्रतिबंध, यानी रोका है स्टेट्स को कि अरे स्टेट वालों सुन लो, ये नीचे दिए हुए काम तुम मत करना टैक्स के बारे में। कौन कौन से काम मत करना अभी बताता हूं मैं। ए स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेज ऑन प्रोफेशन, a state legislature can impose taxes on professions, trades, callings and employment, but the total amount of such taxes payable by any person should not exceed 2500 per annum। बोला कि साहब स्टेट गवर्नमेंट तुमको एक पावर देता हूं। बोला क्या पावर दे रहा हो साहब? और तुम ऐसा करते हो, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, चलो तुमको हम पावर देते हैं कि तुम प्रोफेशन पे ट्रेड टैक्स लगा सकते हो, ट्रेड पे टैक्स लगा सकते हो, एम्प्लॉयमेंट पे टैक्स लगा सकते हो। मतलब ऐसा कि देखो, जैसे कई लोग प्रोफेशनल होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, तो वो अपना प्रोफेशन करते हैं, वो अपना पेशा करते हैं, तो प्रोफेशनल लोगों पे भी तुम टैक्स लगा सकते हो। स्टेट वालों तुमको पावर दिया, ओ खुश हो गए स्टेट वाले, अरे वाह मजा आ गया ये तो। और भाई तुम ट्रेड पे भी टैक्स लगा सकते हो, यानी व्यापार पे भी टैक्स लगा सकते हो। ओ भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया, ट्रेड करते हैं उन पे भी टैक्स लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट पे भी लगा सकते हो, यानी कोई नौकरी कर रहा है उस पे भी टैक्स लगा सकते हो तुम। अच्छा हाँ, मैं एक बार गया था, कहां पे गया था मैं, ऑडिट पे गया था तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की ऑडिट जब मैं कर रहा था तब मैंने पहली बार प्रोफेशनल टैक्स वहां पे देखा था। राजस्थान में प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है। तो भाई खुश हो गए स्टेट वाले, बहुत बढ़िया कि अरे वाह भैया मजा आ गया, मजा आ गया, प्रोफेशनल टैक्स लगा सकते हैं हम, हाँ लगा सकते हो। लेकिन क्या, अरे भाई पूरी बात तो सुन लो। 2500 रुपए एक साल के, 2500 रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकते एक आदमी पे। और तेरी तो 2500 रुपए बस? बोले हाँ 2500 रुपए लगा सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते किसी के पास। तो भाई पावर एक हाथ में दी भी और दूसरे हाथ से पावर पे स्टॉपेज भी लगा दिया कि 2500 रुपए मैक्सिमम लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो भाई क्या बात बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल टैक्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट टैक्स हो गया, टैक्स ऑन ट्रेड्स हो गया, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट लगा तो सकती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और वो है 2500 रुपए प्रति वर्ष। अच्छा जी। A state legislature is prohibited from imposing a tax on the supply of goods or services or both in the following two cases: where such supply takes place outside the state and where such supply takes place in the course of import or export. Further, the parliament is empowered to formulate the principle for determining when a supply of goods or services of both takes place outside the state or in course of further import and export। तो हमने देखा था अभी कि भैया 101वां अमेंडमेंट जो आया था संविधान का, बोला गया था कि ये पहली चीज थी जिसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। अच्छा पहली चीज थी, इससे पहले कोई ऐसी टैक्स की चीज नहीं थी जो कॉन्करेंट लिस्ट में हो, नहीं भाई पहले नहीं थी। तो इससे जो है ना स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिला कि भाई इस पे स्टेट भी टैक्स लगा सकती है जीएसटी, और सेंट्रल भी जीएसटी लगा सकती है। लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला अरे मित्रों रुक जाओ, अरे स्टेट वालों रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या भाई स्टेट वालों, देखो दो चीज हम बोल रहे हैं, उन चीजों पे तुम टैक्स नहीं लगा सकते, कांटा लगा देंगे जीएसटी के लिए, है ना। क्या क्या है दो चीज? एक तो है भाई कि जो कोई सप्लाई हो किसी गुड्स एंड सर्विस की आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट सप्लाई हो। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इकोनॉमी में पढ़ोगे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस पे टैक्स कौन लगा सकता है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। और दूसरा इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो, इसका मतलब कि भारत से बाहर से कोई सामान हम मंगा रहे हैं किसी दूसरे देश से, या फिर किसी दूसरे देश में, भारत से बाहर जो देश है उसमें सामान बेच रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स कौन लगा सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। मतलब क्या होता है भैया, हमको थोड़ा और डिटेल में बता दोगे तो तुम्हारी बहुत कृपा हो जाएगी। भाई मैं तो बैठा इसलिए हूं तुम्हारे को डिटेल में बताने के लिए। ये क्या है बताओ, ये क्या है? तुम ये बताओ पहले। ये है भारत का निचला हिस्सा। तो मान के चलते हैं भैया कि ये जो है भारत का निचला हिस्सा, और ये है भाई गोवा वाले बीच पे, और ये नीचे केरल है। केरल में भैया कोई सामान आता है सऊदी अरब से चल के, ओ चल के आया, ओ गड्डी निकला, गड्डी लेके पहुंच गया केरल। केरल पहुंच गया ये आदमी, क्या लेके आया? ये सेंट लेके आया, सेंट इत्र लेके आया। कहां से? सऊदी अरब से। अच्छा जी, तो ये सेंट केरल में लेके आया, केरल के पोर्ट पे उतरेगा। केरल में बहुत सारे जहाजों को रोकने के लिए और उनको खर्चा पानी कराने के लिए पोर्ट बनाए हुए जहां पे जहाज आके रुकते हैं, तो वहां पे रुकेगा, केरल में ये सामान उतरेगा। तो केरल गवर्नमेंट चल के आएगी, अरे ये तो हमारे स्टेट में आया है, ये तो हमारे स्टेट के पोर्ट पे आया है, तो हम टैक्स लगाएंगे। इतनी देर में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, बोलेगा नहीं केरल गवर्नमेंट नहीं, रुको ये नहीं हो सकता, तुम इस पे टैक्स नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा, ये क्या हो गया? ये इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट यानी कि आयात, यानी कि दूसरे देश से सामान हमने मंगाया, तो ये इंपोर्ट अगर होगा इस पे टैक्स केवल पार्लियामेंट लगा सकती है, केरल गवर्नमेंट। इतना खुश ना हो मुन्ना, तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स कौन लगा सकता है? केवल पार्लियामेंट। जीएसटी, जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जीएसटी कौन लगा सकता है? पार्लियामेंट। और इंटर स्टेट सप्लाई पे टैक्स कौन लगा सकता है? पार्लियामेंट। और कौन सा टैक्स लगता है इन दोनों पे? आईजीएसटी लगता है भैया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक पिछली लेक्चर में मैंने समझाया भी था कि आईजीएसटी इज नथिंग, आईजीएसटी जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट?
IGST is just a combination of what, my dear friends? IGST is just a combination of CGST and SGST. When we combine the CGST and SGST together, then it makes IGST. चलो भाई तीसरे नंबर पे चलते हैं. A state legislature can impose tax on the consumption or sale of electricity, but no tax can be imposed on the consumption or sale of electricity which is consumed by the center or sold to the center, consumed in construction, maintenance or operation of any railway by the center or by the concerned railway company, or sold to the center or railway company for the same purpose. तो भाई देखो स्टेट गवर्नमेंट के हमने पढ़े थे ना अभी कि 18 ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है. तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से एक है कि स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि आप अगर चाहो तो बिजली पे टैक्स लगा सकते हो, है ना, ठीक है. लेकिन उसमें फिर यह भी बोल दिया कि जो जो बिजली सेंटर गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार काम में ले उस पर टैक्स नहीं लगाओगे. तो उसमें क्या हो गया कि भाई जो भी बिजली केंद्र सरकार काम में लेती है उसको बेची जाएगी स्टेट से, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगेगी, पहली बात. दूसरी बात, जो जो बिजली रेलवे को बेची जाएगी उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगेगी, दूसरी बात. और तीसरी बात कि ऐसे ही सेंटर की कंपनी जो है रेलवे इनको जो भी बिजली बेची जाएगी उसके पास टैक्स नहीं लिया जाएगा. लेने के बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद का खर्चा बचाने के लिए इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि हमारे पास टैक्स नहीं लोगे, हम काम में लेंगे, और किसी को बेचो तो तुम तुम्हारे हिसाब से टैक्स लेते रहना, लेकिन हम आ गए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट वाले तुम्हारे बड़े भाई लगते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बड़े भाई लगते हैं और तुम हमसे टैक्स नहीं लोगे. स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ओके व्हाट वी कैन डू, हम कुछ नहीं कर सकते, जिस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तुम लोगों ने उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. ब्रो सो सैड. 4 नंबर का देखते हैं. ए स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंपोज अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जनरेटेड, consumed, distributed or sold by any authority established by parliament for regulating or developing any interstate river or river valley, but such a law to be effective should be reserved for the president consideration and receive his assent. क्या बोल दिया भाई साहब, यहाँ पे क्या बोल दिया इसने. इसने बोला है कि साहब पानी वाणी जो है ना, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की भी हो गई, जनरेट की भी हो गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करते हैं काम में लेते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं और दूसरों में बांट देते हैं, और सोल्ड करते हैं किसी अथॉरिटी के द्वारा जो कि पार्लियामेंट रेगुलेट करती है ना, बाई पार्लियामेंट फॉर रेगुलेटिंग डेवलपिंग एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली. कि बोल रहा है कि साहब पार्लियामेंट ने किसी अथॉरिटी को, किसी अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी ऑफिस, ऐसा अधिकारी, ऐसी कोई भी संस्था पार्लियामेंट बनाए जो कि क्या करेगी, रेगुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली. यानी मतलब क्या होता है, इंटर स्टेट रिवर का बहुत झंझट आएगा, आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में. इंटर स्टेट रिवर में लड़ती है स्टेट है, तो पार्लियामेंट एक ऐसा बना देती है अथॉरिटी कि भाई ये ध्यान रखेगी कि ये जो रिवर है वो ठीक से काम करती रहे, ठीक ठाक सबको पानी मिलता रहे. तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर चाहता है कि ऐसी अथॉरिटी द्वारा स्टोर किए गए, जनरेट किए गए, कंज्यूम किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए, सेल किए गए इलेक्ट्रिसिटी या पानी पे टैक्स लगाना चाहता है तो लगा सकता है. लेकिन ये कानून सबसे पहले उनको बनाते टाइम पे किसको भेजना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए. और जब तक प्रेसिडेंट उसके लिए हाँ नहीं बोलेगा तब तक वो ये टैक्स नहीं लगा सकते. इतनी सी ये बात है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है. ओके 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 ब्रोदर एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो ये थी आज टैक्सिंग पावर की हमारी क्लास. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. छोटी छोटी क्लास से रखूंगा मैं, एक घंटे की क्लास से नहीं रखूंगा, 20-20 मिनट की, 23-23 मिनट की, अलग अलग टॉपिक की. और उस टॉपिक का मैं, क्योंकि मैं बड़ी क्लास रखता हूँ उसमें क्या होता है टॉपिक का मैं नाम नहीं लिख पाता, उसमें मेरे को पूरे पूरे हेडिंग लिखनी पड़ती है. अब मैं छोटे छोटे टॉपिक की क्लास रख के इंडिविजुअल टॉपिक के नाम से क्लास डालूंगा ताकि तुम कभी एक टॉपिक भी पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सको. थैंक यू वेरी मच. नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना या फिर ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है वो दबा देना सब्सक्राइब करने के लिए. उधर उधर भैया उधर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जहां पे सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी पॉलिटी से रिलेटेड, तो वो देख सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हैव अ गुड नाइट. दिन में देख रहे हो तो हैव अ गुड डे, शुभ रात्रि या फिर सुप्रभात, जैसा भी आप चाहो वैसा मान लेना. थैंक यू वेरी मच. पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और यूं ही मचाते रहो.